नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका मैग्नेट बेंच पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। एंड स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम लोग काफी समय से क्या कर रहे हैं, हमारी क्लास 8 की जो मैथ्स है उसे काफी अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें स्ट्रांग होने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और इस समय हम इस सीरीज में, इस पूरे श्रृंखला में हम कहाँ पहुंच गए हैं, तो फिलहाल आप देख रहे हैं क्लास 8 का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो हमारी एक अच्छी खासी टेक्स्ट बुक है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन मिल जाता है हमें, वो हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम लर्न कर रहे हैं। और अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अब तक हम काफी सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूं तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बुक हमने खत्म कर दी है। और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 7, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसके दो चैप्टर्स का ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन है, परंतु यहाँ पे दोनों को मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दिया है, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। तो वो पूरा जो चैप्टर है दोनों को मर्ज करके बनाया है, यहाँ पे सारे सवाल उन दोनों चैप्टर्स पे बेस्ड है। तो यदि आपने वो दोनों चैप्टर्स लर्न नहीं किए हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है आपके हिसाब से, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। हमारे मैग्नेट बेंच के चैनल पे उसके सेशंस अवेलेबल हैं दोनों चैप्टर्स के, आप वो जाके देख सकते हैं, जहां पे आपकी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी कंप्लीट, आप अच्छे से समझ जाएंगे उसको, वहां से कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने खुद ही पढ़ा है तो फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी सेम चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हम समय को यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे हम पेन का और नजरों का टेस्ट। क्या आपको ये पेन चलता हुआ दिख रहा है? जी सर। क्या आपको ये पेन गायब होता हुआ दिख रहा है? यस सर। सॉरी। तो ये जो पेन का आना जाना था, ये आपकी नजरों का टेस्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पढ़ाई। सबसे पहले हम देखने वाले एक छोटा सा रिवीजन करने वाले, हमने क्या क्या पढ़ा है उन दोनों चैप्टर्स में, ताकि हम आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को देख पाए। इस सेशन में हम लोग ना सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, बल्कि सारे एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पलर के, उनको भी एक बार देखेंगे, ताकि हम लोग एक प्रॉपर चैप्टर का रिवीजन कर लें, जिसके बाद आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें खासी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न अबाउट? तो हमें पढ़ना है किसके बारे में? टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स कैसे बनती हैं? टर्म्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो दो चीजें पता होनी चाहिए आपको, कौन सी चीज है? वेरिएबल और कांस्टेंट्स। नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, जैसे यहां पे एक्स वाई जेड, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स वाई, ये वेरिएबल्स है। और जो नंबर्स है उन्हें आप क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कुछ शब्दों पे बेस्ड है, कुछ वर्ड्स पे बेस्ड है, जो कि स्पेसिफिकली केवल इसी चैप्टर में यूज होती है। जैसे टर्म्स हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये ज्योमेट्री वगैरह में इतने यूज नहीं होते, पर यहाँ पे पूरे चैप्टर में, पूरे कॉन्सेप्ट में काफी जगह पे ये वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट मतलब अगर हम ऐसे कहें आसान भाषा में, तो जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको आप वेरिएबल पार्ट बोल सकते हैं। और जो नंबर्स होते हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब जब आप टर्म्स को ऐड करते, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। जब आप टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। जैसे ये -2xy + 5x² एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे एल्जेब्रा मतलब वो क्या, लेटर्स, अल्फाबेट्स और साथ में नंबर्स को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनाया है, जो कि किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशंस दैट कंटेन 1, 2 and 3 टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। टर्म्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किसको क्या नाम देना है। अगर एक टर्म है तो उसको आप क्या बोलते हो? एक टर्म वाले को आप बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। दो टर्म वाले को आप क्या कहते हैं? दो टर्म वाले को आप कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहा जाता है दो टर्म वाले को? बाइनोमियल। तीन टर्म वाले को कहा जाता है ट्राइनोमियल। क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल कहा जाता है तीन टर्म वाले को। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से डिसाइड होता है किस एक्सप्रेशन का क्या नाम होगा। क्या वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? कैसे डिसाइड करोगे आप? नंबर ऑफ टर्म्स गिन के, एक है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। उससे ज्यादा होंगे तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इन जनरल हम उनको पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पहले हम वो भी देख लेते हैं, एक परिभाषा, एकदम सटीक परिभाषा इसकी, और ये काफी ज्यादा काम आएगी आपको कक्षा 9वीं और 10वीं में। तो अगर अभी समझ लेंगे तो काफी फायदा होगा आपको, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आपसे कि एनी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन
ठीक है, जिसमें एक या ज्यादा टर्म्स हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म है, एक या एक से ज्यादा टर्म है, ठीक है, विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट का मतलब आपको पता है, यस सर, वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ होता है, जैसे यहां पे 5 है, 2 है, -3 है, इनको आप कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। नॉन जीरो कोएफिशिएंट मतलब ये हो गया जीरो कोएफिशिएंट, तो ये नहीं चलेगा, मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू शून्य नहीं हो सकती है। नॉन जीरो का मतलब है कोएफिशिएंट की वैल्यू शून्य नहीं हो सकती है। शून्य के अलावा फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, परंतु शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो शून्य के अलावा उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ जो आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये कि वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स? देखो, वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब एग्जांपल के तौर पे यहां पे आप देख रहे हैं 5x², इसमें जो आपका वेरिएबल है वो क्या है सर? x² है, x है बेसिकली वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है, उसका एक्सपोनेंट कितना है सर? 2 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिख दूं 5/x², ठीक है, पर मुझे किसी ने बोला कि नहीं मुझे x² ऊपर ही चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा कि ये हो जाएगा 5 × x⁻²। व्हाट डज माइनस साइन रिप्रेजेंट? कि भैया वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, हमने इसको ऊपर लिखा है, इसलिए पावर में एडजस्ट कर दिया। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसका जो वेरिएबल होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, एक चीज। दूसरी चीज, उसकी पावर में कभी फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं आएंगे, केवल होल नंबर ही आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? केवल होल नंबर ही आ सकते हैं। पावर में फ्रैक्शन, पावर में डेसिमल। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं कि 5√x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पे x आ गया है रूट के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ऐसी पावर, मतलब पावर अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100,000 कुछ भी हो चलेगा, वो सब पॉलिनोमियल है, परंतु किंतु रूट में पावर या नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल, सब आपने देखा 23x की, ये होगा 4th रूट, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे पावर कैसी हो रही है? रूट में आ जा रही, तो रूट में पावर, डेसिमल में पावर, फ्रैक्शन में पावर, नेगेटिव में पावर नहीं चलेगी। सारी ऐसे अच्छी अच्छी पावर्स ही हमारे पास काम आती है पॉलिनोमियल बनने के लिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी, ऐसी मेरी आशा है। यदि नहीं आई है तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर होती है, शून्य हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, किंतु नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट में, डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ हो जाता है जो कि नॉर्मल केसेस नहीं है, वहां पे आप क्या बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। अब व्हाट आर लाइक टर्म्स? ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं वो देख लीजिए एक बार। लाइक टर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वेरिएबल्स, ठीक है, एंड द पावर्स ऑफ दीज वेरिएबल्स, ठीक है। लाइक टर्म्स किनको कहते हैं? कि भाई साहब न सिर्फ वेरिएबल सेम हो बल्कि पावर भी सेम होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे 5x और 5x², ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्या है? लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि इनके वेरिएबल तो सेम है किंतु पावर अलग हो गई, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम होगा, उदाहरण के तौर पे 23x और सपोज 21x, चाल से नंबर कैसा भी हो चलेगा, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट पावर होनी चाहिए। पावर में हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो मतलब वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स नीड नॉट टू बी सेम, जैसा कि वहां पे लिखा है कि कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं परंतु वेरिएबल और उसकी पावर सेम ही रहनी चाहिए, तभी आप उनको लाइक टर्म्स बोलते हैं। क्या होते हैं लाइक टर्म्स? जब उनकी वेरिएबल और वेरिएबल की पावर
दोनों, खाली वेरिएबल सेम होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वेरिएबल के साथ साथ उसकी पावर भी सेम होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे सर यहां पे देख लीजिए 5xy स्क्वायर एंड 7x2y, सर वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। यहां देखो x की एक पावर, यहां y की x की दो पावर, यहां y की दो पावर, यहां y की एक पावर, तो मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस लाइक फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल एक्सेट्रा इन विच वी नीड टू मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जीवन में बहुत बार हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमारा जो चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने बहुत फोकस किया है किस चीज पे, कि कैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप वो सीख गए तो आपको काफी ज्यादा अच्छे स्कोर मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके चैप्टर में शायद जो तीसरी और चौथी, माफ कीजिए, दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों एक्सरसाइजेस मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अगेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पे जो जवाब आता है, जो मल्टीप्लाई करने पे जो उत्तर आता है, जो आंसर आता है, वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ अ मोनोमियल मल्टीप्लाइड अ मोनोमियल ऑलवेज गिव्स अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, ठीक है, ये वाला मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो जब आप एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब भी कितना आएगा? एक ही टर्म आएगा, एज सिंपल एज दैट। मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्म्स? एक ही टर्म्स आएगा रिजल्ट में, तो इसलिए जवाब में एक लिखा है। ठीक है, चलिए, यहां होती है स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। नाउ व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है, वी मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए जी। क्या कहना चाह रहा है वो सेंटेंस आपसे, वो पॉइंट आपसे, कि यदि आप किसी मोनोमियल को किसी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जवाब किस मेथड के थ्रू आएगा? तो आपका जवाब मेथड आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, और आप उस मोनोमियल को हर एक अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उदाहरण कुछ यूं समझिए कि आपके पिताजी मार्केट से या कहीं बाहर से पेस्ट्री लेके आए, ठीक है, अब क्या वो पेस्ट्री यदि किसी घर के एक सदस्य को मिलेगी तो क्या वो चलेगा? नहीं सर, घर में युद्ध छिड़ जाएगा, गोलियां चल जाएंगी, खून खराबा हो सकता है, इसीलिए पिताजी को जितने सदस्य हैं उतनी पेस्ट्री लानी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। मतलब घर के बाहर से कुछ घर के अंदर आएगा तो वो घर के हर एक सदस्य को मिलेगा। ठीक वैसा ही केस मल्टीप्लीकेशन का होता है कि जब आप बाहर की कोई वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन के जितने भी टर्म होंगे, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, सब में आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एकदम आसान सी चीज। चलिए, इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल, ठीक है, और ट्राइनोमियल वी मल्टीप्लाई टर्म बाय टर्म। ठीक है, मतलब आप हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल, अब की बार पिताजी पेस्ट्री लाए और साथ में मान लीजिए चिप्स का पैकेट लेके आए, लेकिन एक ही लाए, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो मतलब अब क्या होगा? भैया पेस्ट्री आए, चाहे मंचूरियन आए, चाहे फ्राइड राइस आए, चाहे नूडल्स आए, चाहे चिप्स का पैकेट आए, घर में जितने सदस्य हैं सबके लिए बराबर बराबर आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि घर में 3 सदस्य हैं, 3 बालक बालिकाएं हैं, तो 3 पेस्ट्री आएंगी, 3 प्लेट नूडल्स आएगा, 3 प्लेट चिप्स आएगा और 3 प्लेट सपोज बर्गर आएगा, जो भी आएगा, तो तीनों को बराबर बराबर मिलेगा, तीनों को हर एक चीज मिलेगी। ठीक वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है, जिसको भी आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके हर एक टर्म को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना नियम है, कंपलसरी है, किसी को भी छोड़ना आपकी आंसर शीट में जो लाल रंग है उसके लिए हानिकारक हो सकता है, उसकी मात्रा बढ़ सकती है। किस तरीके से? टीचर राइट की जगह पे एक रॉन्ग लगा देगी, नंबर भी कुछ गलत लिख देंगे और कमेंट भी लिख देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नोटबुक में लाल रंग ना चढ़े ज्यादा, केवल सही सही का टिक लगे और मार्क्स देखते जाएं टीचर, तो वैसा कुछ नहीं होना है। तो अगर वैसा कुछ चाहते हैं तो हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और हम गलतियां नहीं करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। चलिए यहां पे हम करेंगे एक बार स्क्रीन को क्लियर। अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है हमारे पास। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी।
ये आप पढ़ते हैं आपकी कक्षा में 9.5 में। किसके बारे में पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं आइडेंटिटी के बारे में। अब आइडेंटिटी होती क्या है? इज एन इक्वालिटी, क्योंकि बीच में क्या है? इक्वल टू साइन, ठीक है। इज एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल्स इन द इक्वालिटी, ठीक है। दैट इज एन आइडेंटिटी इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अर्थात यदि मैं इक्वल टू के इस साइड कुछ वैल्यूज रखूं ए और बी की, और उसको इस तरफ भी रखूं, तो मेरे दोनों पलड़े, दोनों साइड्स बराबर ही आएंगे, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर यहां पे मैं a की वैल्यू 2 रखूं, b की वैल्यू 3 रखूं, और वही वैल्यू यहां पे रखूं कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, तो दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर आएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थात चाहे आप यहां बैठ के सॉल्व करें, चाहे आप राजस्थान में करें, चाहे वेस्ट बंगाल में करें, चाहे साउथ में करें, चाहे नॉर्थ में करें, चाहे बर्फ में करें, चाहे पानी में करें, कहीं भी कर लो, ये आइडेंटिटी हर जगह पे एक ही जवाब देगी और दोनों पक्ष हर बार बराबर आएंगे, कुछ भी 19-20 नहीं होगा। ये आइडेंटिटी क्या होती है? दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होती है इसमें आप जब वेरिएबल्स को रिप्लेस करते हैं, वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू रखते हैं, तो आपके दोनों पक्ष बराबर ही आते हैं। An equation is true only for certain values of its variables, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी और इक्वेशन में एक फर्क होता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहां पे है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया यहां पे, मान लीजिए 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 9, और यहां पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 25, ठीक है। 2 स्क्वायर हो जाएगा कितना? हाँ 4, 3 स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, 4 3 12, 9 4 13, 13 12 25। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पे मैं लिख रहा हूं कि भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहां पे आप इनको कंपेयर करो, ये पहली वाली और ये वाली, क्या ये दोनों आइडेंटिटीज है? नहीं सर, ये आइडेंटिटी है, पर ये एक इक्वेशन है। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क बहुत ही बारीक सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा सत्य रहेगी, ठीक है। परंतु ये केवल कुछ केसेस में ही सत्य रहेगी, ठीक है। क्या आपको फर्क समझ में आया? यस सर, इसको केवल कुछ केसेस में ही सत्य साबित किया जा सकता है, इसको हर एक केसेस में सत्य साबित किया जा सकता है। वही लिखा है सेंटेंस में कि इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। मतलब इक्वेशन केवल कुछ चंद केसेस में ही हमेशा सत्य होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 रखते तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी। अगर आप a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी इक्वेशन सही हो जाएगी। देखो 4 स्क्वायर इज 16, कितना हो जाएगा सर? 16 और 1 और 2 4 जा 8, 2 इंटू 4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 16 8 24 और 1 25, ठीक है, हो रहा है। तो भाई ये दो वैल्यूज है जहां पे ये इक्वेशन सही हो रही है, लेकिन इस संसार में आप ए और बी की कोई भी दो वैल्यूज लेके इसको सॉल्व करने जाइए, आपको हर बार जवाब सत्य ही मिलेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। आपके पास आपके सिलेबस में ये 4 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको पढ़ाई गई है। कौन कौन सी है? तो पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है किसके बराबर? सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है? तो भाई साहब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये ना सिर्फ कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में भी काम आती है, तो कृपया इसको अच्छे से याद कर ले, काफी काम आपको आने वाली है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना होता है? सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर होता है। आपको आपके सवालों में इनको यूज करने पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो कृपया इनको याद कर ले ताकि अब जब सवाल आएंगे तो इनको यूज कर सके आप आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, आगे और देख लेते और कौन से कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फैक्टराइजेशन का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा है और काफी जगह पे यूज होता है। कहां पे? 8वीं 9वीं 10वीं में मूलतः काफी जगह पे यूज होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं व्हाट इज फैक्टराइजेशन। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्या होता है फैक्टराइजेशन? जब आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या ज्यादा एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में बताते हैं तब आप क्या कहते हैं? आपने क्या किया? फैक्टराइज किया। आपने क्या किया? फैक्टराइजेशन किया। हम भी करते हैं ये चीज नंबर्स के साथ। जब हम लिखते हैं भाई साहब की 12 को फैक्टराइज करो तो भाई 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। ये आपने क्या किया? ये आपने 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में लिखा। ठीक है, तो यहां पे 2 2 3 क्या है? 12 के सर फैक्टर्स है। उसी प्रकार जब आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे ब्रेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप फैक्टराइजेशन कहते हैं। सॉरी, क्या बोला हमने? हमने बोला कि भाई साहब जब आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे किसी 2 या 3 एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख पाते हैं तब आप उसको कहते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हर एक ऐसे एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मेरे पास था 2xy प्लस 4x। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने यहां से 2x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या हो गया? आपका जो एक्सप्रेशन था वो दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं अब हम। तो ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। 2x भी इसका फैक्टर है, y प्लस 2 भी इसका फैक्टर होगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। व्हेन वी फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। जब भी हम किसी को फैक्टराइज करते हैं उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। दीज फैक्टर्स में बी नंबर्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो नंबर्स हो सकते हैं, जैसे यहां पे क्या, एक 2 है, एक x है और एक y प्लस 2 है, तो नंबर्स भी हो सकते हैं। केवल अकेले वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे यहां पे x और 2 अलग अलग हो सकते हैं, और पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ y प्लस 2 भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे आप क्या लिखेंगे कि भाई एक फैक्टर है 2 नंबर, एक फैक्टर है x मतलब एल्जेब्रिक वेरिएबल कोई एक है y प्लस 2, तो 3 फैक्टर्स है, 1 2 3। तो एक है नंबर, एक है केवल वेरिएबल और एक है पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे नंबर्स का और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत मन में? नो सर, आसान था कॉन्सेप्ट फैक्टराइज करने का। अब इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। An irreducible factor is a factor which cannot be expressed further as product of factors। उदाहरण के तौर पे मैंने ऊपर लिखा था 2xy प्लस 4y, ठीक है, प्लस 4x, सॉरी, इसके फैक्टर्स क्या थे सर? 2x और y प्लस 2। अब यहां पे देखो व्हाट इज इरिड्यूसिबल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर और छोटा नहीं कर सकते। अभी यहां पे आप देखेंगे तो एक फैक्टर है 2x, दूसरा है y प्लस 2, तो मैं 2x को भी ब्रेक कर सकता हूं 2 और x के फॉर्म में। 2x का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहां पे मैं लिख दिया 2x को 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2। अब यहां पे ये क्या है? ये है इररिड्यूसिबल फैक्टर। आप y प्लस 2 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, हालांकि आपने 2x को और ब्रेक कर दिया। तो यदि आपके लिए उसको फर्दर फैक्टराइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसको फर्दर दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल फैक्टर बोलते हैं। एंड ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? तो जब आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप खत्म करते हैं आपका सवाल, तो वो इनकम्प्लीट फैक्टराइजेशन है। आपका सवाल कहां खत्म होगा? आपका सवाल यहां पे खत्म होगा, तब आप कहेंगे कि वो कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। क्या है? कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। तो अगर आपने यहां पे रोक दिया तो मतलब आपने पूरा फैक्टराइज नहीं किया है, अभी सारे फैक्टर्स खुल के नहीं आए हैं, तो यहां पे जब आप खत्म करते हैं तब आप कहते हैं कि हां अब ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, a factor
which occurs, a factor which occurs in each term is called the common factor। जैसे यहां पे आप देखेंगे तो ये जो 2x था ये हमारा कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों में था, पहले वाले में भी था 2x, दूसरे में भी था 2x एग्जिस्टिंग, भले ही छुपा हुआ था लेकिन था, ठीक है। तो जब दोनों में, जब सारे टर्म्स में कुछ कॉमन होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ये हम पहले भी ऐसा पढ़ चुके हैं जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हम निकालते हैं ना एलसीएम, तो वहां क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वहां पे हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, बस खाली नाम अलग होता है, ठीक है। द फैक्टराइजेशन डन बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जो मैंने यहां पे किया, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हमने यहां पे कौन सा मेथड लिया, तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे इसको फैक्टराइज करने के लिए जो भी कॉमन हमें मिल रहा था उसको कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या करते हैं आप, जो कॉमन आपको मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आप बाकी को अकेला छोड़ देते हैं अंदर, तो वो हो जाते हैं बाकी फैक्टर्स, जो कॉमन आ गए वो आ गए आपके कॉमन फैक्टर्स, और आपने उनको फैक्टराइज कर दिया। अब आगे देखिए, समटाइम्स मेनी एक्सप्रेशंस, ठीक है, समटाइम्स मेनी एक्सप्रेशंस क्या करते हैं, मेनी एक्सप्रेशन समटाइम्स, ठीक है, मेनी ऑफ द एक्सप्रेशंस टू बी फैक्टराइज आर ऑफ द फॉर्म और कैन बी ऑफ फॉर्म। तो अब आपने पिछले वाले में क्या पढ़ा था कि कैसे आइडेंटिटी को यूज करना है, तो ये आइडेंटिटी के रिजल्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसे फॉर्म में मिलेंगे और आप इसको उल्टा यूज करेंगे, मतलब आप इससे अपने वो जो पावर वाले जो वो थे एक्सप्रेशन थे उनको बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे ये हमारे पास ऐसा कुछ दिया होगा और हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि ये होगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, एडिशन है, पर जब आप a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं तो वहां फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है स्वयं का स्वयं से मल्टीप्लीकेशन। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखो या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। चलिए, तो दीज एक्सप्रेशंस कैन बी फैक्टराइज इजीली यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, हम इनको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं किसके फैक्टर कौन है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं आप, तो यहां हमारे पास लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज है। अगर कहीं पे सवाल इस तरीके का दिख रहा है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब सीधे सीधे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा जवाब हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कहीं सवाल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनको करना कैसे वो हम जब अभी पूरा पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, पर अभी के लिए आपकी याददाश्त के लिए, आपकी जानकारी के लिए इनको कहीं पे लिख के रख ले कि यदि ऐसा कुछ सवाल आता है तो जवाब ऐसा कुछ होगा। हम इसको करेंगे आगे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, इन द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है, वी कैरी आउट डिवीजन बाय डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, तो हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है कि नहीं भैया, पहले वाले को पहले से, पहले वाले को दूसरे से, पहले वाले को तीसरे से। तो जब आप डिवाइड कर रहे थे तो हर एक को कर रहे थे, आप सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हर एक को कर रहे थे। अब जब आप डिवाइड करेंगे तब भी हर एक को डिवाइड करेंगे, किसी को भी छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, हर एक को डिवाइड करेंगे। देखो यहां पे लिखा है डिवाइडिंग ईच टर्म, ठीक है, तो किसी एक को भी नहीं छोड़ना है वरना दिक्कत हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट, इन द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल वी फैक्टराइज बोथ पॉलिनोमियल्स एंड कैंसल देयर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। देखो मोनोमियल छोटा होता है, एक ही टर्म का होता है, उससे डिवाइड करना आसान है, पर कभी कभी अगर बड़े बड़े पॉलिनोमियल आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, आप पहले दोनों को फैक्टराइज करते हो, आपको चीजें कुछ कुछ कॉमन मिल जाती हैं, जो कॉमन होता है उनको कैंसिल करके आप आसानी से डिवीजन को खत्म कर देते हो। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, पर यहां पूरा खेल किसका है, कॉमन फैक्टर्स का है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। हमारा पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 1 to 4 में हमें क्या करना है, हमें एमसीक्यू ऑप्शंस को टिक करके अपना आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही होगा। अब देखो क्या बता रहा है आपको पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 24a² BC में लाइक टर्म कौन सा होगा, इसके इन चारों में से वो आपको बताना है। और आपकी कठिनाई को बढ़ाने के लिए उन्हें मल्टीप्लाई करने की जगह सिर्फ साइन लगा के छोड़ दे कि मल्टीप्लाई खुद करो, ठीक है। अब लाइक टर्म डिसाइड कैसे होते हैं सर? लाइक टर्म डिसाइड होते हैं वेरिएबल से, ठीक है। तो वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यह क्या चेक करेंगे कि भाई आगे का नंबर कुछ भी हो,
पीछे का जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहां पे हमारे लिए वेरिएबल है ए स्क्वायर बी सी। पहला ऑप्शन 13ab, तो 13 इंटू 8 इंटू 2 में पहले ही लिख दे रहा हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर भी नहीं रहा फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे लिए आगे कौन सा नंबर है इससे फर्क पड़ता ही नहीं है, मेरे लिए पीछे के वेरिएबल से फर्क पड़ता है। तो वहां है मेरे पास a इंटू बी इंटू सी इंटू ए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी सी। तो आगे जो भी नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे का वेरिएबल पार्ट यहाँ पे सेम आ रहा है, तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। परंतु किंतु मेरे आदरणीय गुरुजी कहे हैं कि भैया सारे ऑप्शंस को चेक करके ही अपना आंसर मार्क करना चाहिए, वरना कई बार गलती हो सकती है। ठीक है, हम सारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमने इसको किया गायब और हम सेकंड ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ गए हैं। 8 इंटू 3 इंटू एबीसी, 8 तिया होता है 24 और एबीसी हो जाएगा 24 एबीसी। तो ये देखो 24 बराबर बीसी बराबर, लेकिन यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, अलग हो गया, इसलिए ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 3 इंटू 8 अर्थात 24 ए बी सी सी, तो ए बी और सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर वेरिएबल तो सेम है एबीसी, पर क्या वेरिएबल्स की पावर सेम है? नहीं सर, वेरिएबल्स की पावर सेम नहीं है। यहां पे 24 है, वहां पे 24 है, लेकिन यहां पे पावर आप देखेंगे तो ए की पावर 1, वहां की ए की पावर 2 थी, तो पहले ही पावर रॉन्ग हो गई, तो ये भी ऑप्शन हमारा गायब हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन 8 तिया फिर से हो जाएगा 24, तो ए बी स्क्वायर सी। अब यहां ध्यान देना, आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए तीनों जो ऑप्शन है उसमें 8 तिया 24 दिया है कि इंसान समझ जाए भाई आगे का 24 इनमें भी है इनमें भी है, तो यही हमारा आंसर होगा। नहीं, आपको कांस्टेंट से या नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है किससे? आपको फर्क पड़ता है वेरिएबल से। तो यहां पे भी वेरिएबल की पावर सेम नहीं है, देखो यहां पे 2 1 1 पावर, यहां पे 1 2 1 पावर है, पावर अलग अलग हो गई, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है रॉन्ग। तो इसको भी हम कर देंगे साफ। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए पे लगाए टिक, बी सी डी पे लगाए क्रॉस, मतलब ऑप्शन ए है हमारा सही जवाब। इसको हम करेंगे मार्क और मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 2 काफी आसान है। क्या बोल रहा है आपको कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है वो आपको पता करके बताना है। देखिए कौन सी आइडेंटिटी? सर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर के बारे में बोल रहा है, विच इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ऐसा कुछ यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत जवाब। नेक्स्ट है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वो क्या होता है? सर p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी है गलत जवाब। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फिर से होता है पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा जवाब गलत है। लास्ट वाला ऑब्वियस ही बात है बचेगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है विच इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये बिल्कुल सटीक है हमारी आइडेंटिटी के। तो ऑप्शन डी को हम करेंगे मार्क, स्क्रीन करेंगे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब आपको बनाना है यहाँ पे क्या? फैक्टराइज करना है, लेकिन कैसे? इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन, अर्थात क्या करना है? कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि कुछ भी कॉमन ना बचे, कुछ भी ना बचे, सब कुछ बाहर आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है आपको? इररिड्यूसिबल फैक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सर सवाल है हमारा 3a क्यूब प्लस 6a, क्या करना है सर? फैक्टराइज करना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, क्या ये मैंने सही लिखा है? यस सर। यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 2 इंटू ए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपनी इन दो आंखों से, मुझे 3a दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, और हम कॉमन फैक्टर को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, और हमारा जवाब क्या हो जाता है फिर? सर जवाब हो जाएगा 3a, यहां से आ गया, अंदर बचेगा a स्क्वायर, यहां बचेगा केवल 2, तो आपका जवाब होगा 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2, मतलब ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा सही जवाब। बाकी तीनों हमारे जवाब सही नहीं है। डी वाले में तो केवल खोल के छोड़ दिया है। ठीक है, यहां पे देखोगे आप दोनों में से 3 कॉमन अभी भी आ सकता है, तो रिड्यूसेबल है। आपको कौन सा बोला था? सर हमको तो इररिड्यूसिबल बोला था, मतलब बिल्कुल भी कुछ चांस ना हो कुछ भी छोटा बड़ा करने का, तो वैसा वाला तो केवल ऑप्शन ए में हो रहा है। ऑप्शन बी तो शायद फैक्टराइज ही रॉन्ग किया वहां पे। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्रमांक 4,
a इंटू बी प्लस सी हो जाता है ए बी प्लस ए सी के बराबर, किस नियम के तहत? वैसे तो ये सवाल होना चाहिए था कक्षा 8वीं के पहले चैप्टर में, पर यहां पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने क्या किया, आपने सर ए को बांट दिया, ए को क्या किया, ए को बांट दिया, एक बार बी के लिए और एक बार सी के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, बांट दिया। बांटने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जहां पे आप बाहर की कोई चीज को अंदर के दोनों या तीनों या चारों जितने भी हैं उन सबको बांट देते हैं कि भाई सबको वही मिलना चाहिए। तो ए बी को भी मिलेगा, ए सी को भी मिलेगा, आधा आधा नहीं मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। हम मूव करेंगे एग्जांपल 5 की तरफ और 6 की तरफ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एग्जांपल 5 क्या बोल रहा है आपसे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड, ठीक है। जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में बताते हैं तो उस प्रोसेस को, उस व्हाट डू कॉल इट, उस पूरे तरीके को, उस पूरे सवाल को सॉल्व करने के मेथड को आप क्या कहते हैं? आपने क्या किया है सर, हमने फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टराइजेशन। अगर आपको इसकी स्पेलिंग याद नहीं है तो ऊपर देखो टॉप कॉर्नर में लिखी है, ठीक है। कुछ लोग Z लिखते हैं, कुछ लोग S लिखते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो लिखना चाहे लिख सकते। तो फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कई बार मुझे भी आज नहीं तो मैं भी ऊपर कंफर्म कर लेता हूँ, FACTOR ठीक है, चाहिए। फैक्टराइजेशन कहलाता है क्या, जब आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। चलिए यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 6, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी काफी फेमस आइडेंटिटी है, तो इसको आपने इन्होंने इनकम्प्लीट लिखा है, हमें कंप्लीट करना है। तो x इंटू एक्स हो जाता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी हो जाता है इंटू एक्स, कॉमन लेके लास्ट में भाई किसी ने a और b को तो पूछा ही नहीं है तो a इंटू बी करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा लास्ट में कि भाई a इंटू बी। तो क्या होता है x प्लस इंटू एक्स प्लस बी, सर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी फेमस आइडेंटिटी है, हमें काफी जगह पे उपयोग होती है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न एग्जांपल क्रमांक 7 क्या बोल रहा है आपसे, 7 to 9 में आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिख के बताना है। पहला, एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। आइडेंटिटी जो कि होती है, जो हम पढ़ते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो सारी वैल्यूज के लिए सही होती है। जी हाँ बिल्कुल होती है, तभी तो उसका नाम यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तभी तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये पूरे विश्व में हर जगह पे सही होगी। इक्वेशन सारी वैल्यूज के लिए नहीं होती है, आइडेंटिटी तो सारी वैल्यूज के होती है, पर इक्वेशन हर एक वैल्यू के लिए सही नहीं होती है, वो केवल एक कुछ चुनिंदा सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ही होती है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8 है हमारा, कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज एक्स वाई। करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बताओ कॉमन फैक्टर। सर यहां पे होगा x इंटू वाई, ठीक है। यहां पे होगा x इंटू वाई, साथ में एक माइनस साइन भी है तो उसको हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे कॉमन फैक्टर्स, सर x कॉमन फैक्टर हो गया, y कॉमन फैक्टर हो गया, किंतु सर x के साथ तो माइनस साइन है, तो ठीक है भाई ये माइनस साइन x ही को लेके घूमेगा, ये माइनस साइन जो बचा हुआ y है वो भी तो लेके घूम सकता है, किसी के भी पास रहे, बस रहना चाहिए, चाहे वो x के पास रहे, ये वाले y के पास रहे या ये वाले y के पास रहे, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां पे कॉमन फैक्टर्स हो गए x और y, जैसा कि हमारे सवाल में दिया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। माइनस साइन से घबराने की जरूरत नहीं है, उसको जैसे आप ट्रीट करते हैं वैसे ही कीजिए, उससे आपके कॉमन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। एग्जांपल 9 देख लेते हैं, 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मतलब इनके हिसाब से, जो सवाल है इसके हिसाब से क्या हो रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि भाई 3x प्लस 3x स्क्वायर को आपने डिवाइड किया 3x से, तो ये 3x कैंसिल हो गया, बच गया 3x स्क्वायर। क्या ये गणित के हिसाब से सही है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा, मुझे चक्कर आ जाएंगे, भारी ज्वर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करना सेहत के लिए काफी हानिकारक है। तो वैसे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पर सर इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार
कैंसिल करने के लिए पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों में से 3x कॉमन लोगे, यहां क्योंकि पूरा का पूरा 3x बाहर आ गया तो केवल 1 बचेगा, यहां 3 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया तो x प्लस 1, केवल x बचेगा। अब आप इजीली कैंसिल कर सकते क्योंकि अब चीजें मल्टीप्लिकेशन में है। यहां पे कैंसिल नहीं होगा बिकॉज चीजें एडिशन में थी और एडिशन के नखरे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कोई नखरे नहीं होते। अब आपका जवाब आएगा 1 प्लस एक्स या फिर x प्लस 1, जो भी आप लिखना चाहे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। एक और चीज, ये स्क्वायर केवल x के साथ है, 3 के साथ नहीं है। पता चला उसको 3 स्क्वायर x स्क्वायर लिख दो, गलत हो जाएगा। वो जिसके पास स्क्वायर है उसी का रहेगा, किसी और के पास नहीं शिफ्ट होगा। चलिए, स्क्रीन होगी यहाँ पे क्लियर। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 10 है हमारा, सिंप्लीफाई करना है हमें किसको? दो हमारे पास सवाल है, एक तो है माइनस पी क्यू आर, ठीक है। क्या करना है सर? माइनस पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, ठीक है। क्या करोगे सर? घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो घर के हर एक सदस्य को मिलेगी, तो पी क्यू आर इंटू पी स्क्वायर होगा, प्लस फिर आगे एक और बार माइनस पी क्यू आर इंटू क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर एक और बार आएगा प्लस माइनस पी क्यू आर इंटू आर स्क्वायर होगा। अब जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें इतने ज्यादा नखरे नहीं होते, वो आसानी से हो जाता है। तो पी स्क्वायर इंटू पी करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी क्यूब क्यू आर। ये कैसे हुआ भाई? यहां 2 पावर, यहां 1 पावर, 2 और 1 हो जाता है 3, तो माइनस पी क्यूब क्यू आर, ठीक है। वो जो पी स्क्वायर है वो 1 में मल्टीप्लाई होकर तीनों के मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ठीक है, बिकॉज ये तीनों भी आपस में क्या थे? मल्टीप्लीकेशन में थे। यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो जाएगा पी क्यू क्यूब आर प्लस माइनस माइनस, तो जाएगा पी क्यू आर क्यूब। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने? घर के बाहर जो बैठा था उसको घर के अंदर लेके सबसे मिलवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, और हम इसी तरीके से इसको हम कहेंगे हमारा सिंप्लीफाइड उत्तर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल। जी सर। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, पी एक्स इंटू क्यू वाई प्लस क्यू वाई मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई वुड बी मल्टीप्लाइड विथ ए एक्स माइनस बी वाई। अब क्या होगा सर? जब भी घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो घर के हर एक सदस्य को मिलेगी, तो पी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए एक्स माइनस बी वाई से, प्लस क्यू वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ए एक्स माइनस बी वाई से, और इसी तरीके से हमारा जवाब आएगा। तो पहले वाले को पूरे से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले को पूरे से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां देखो, ये हो जाएगा पी एक्स इंटू ए एक्स माइनस पी एक्स इंटू बी वाई। माइनस कहां से आया? ये अंदर का माइनस साइन है, ठीक है। प्लस हो जाएगा यहां पे क्यू वाई इंटू ए एक्स, और यहां पे माइनस हो जाएगा क्यू वाई इंटू बी वाई, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए अब, तो यहां आपको मिलेगा पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा कितना? पी, तो लिख रहा हूं मैं ए पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा मैंने? ए पी एक्स स्क्वायर। यहां पे आपको मिलेगा कितना सर? यहां पे हमें मिलेगा माइनस ऑफ पी बी एक्स वाई, ठीक है। या फिर हम पहले बी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वाले उससे वेरिएबल से, तो बी पी एक्स वाई। यहां मिलेगा आपको प्लस ए क्यू एक्स वाई, एंड लास्ट में मिलेगा आपको कितना? बी क्यू वाई स्क्वायर, क्योंकि भाई साहब वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये तो हो गया ए पी एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं हो सकता। यहां पे इन दोनों में से आप चाहे तो एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो जो पॉजिटिव वाला है उसको हमने पहले लिख दिया, एक्स वाई आ गया कॉमन, तो कितना बचेगा? केवल ए क्यू बचेगा अंदर। आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमने गायब कर दिया एक्स वाई, तो कितना बचा? केवल ए क्यू बचा। और यहां पे माइनस हो जाएगा बीपी, क्योंकि बीपी के साथ माइनस साइन है तो वो कहीं नहीं जाएगा बेचारा, पोजीशन चेंज कर देंगे तब भी आपका जवाब वही रहेगा। और लास्ट में माइनस बी क्यू वाई स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर, बस खाली थोड़ा सा ऊपरी माले का इस्तेमाल करना था और सवाल का जवाब हमें आसानी से मिल गया है। क्या आपको ये समझ में आया? सॉरी। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। एग्जाम्पल 11 में क्या बोल रहा है आपको इनको एक्सपैंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब यहां देखें 3x प्लस 7y और 3x माइनस 7y, इसको मैं a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं क्या, ये मुझे बताइए। हाँ सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर पे लिख सकते हैं। और जब आप ए प्लस बी और ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जवाब आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे सर ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू है 7y। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा सर, हमको यहां पे मिलेगा ए स्क्वायर अर्थात 3x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर मिलेगा हमें यहां पे आसानी से, क्योंकि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, हमने यूज की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे अगर हम आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो क्या करना पड़ता सर, पहले इसको पूरे से मल्टीप्लाई, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारा आंसर आता 2-3 दिन बाद। यहाँ पे तुरंत 10 मिनट में, माफ कीजिए 2 मिनट में मैगी के जैसे हमारा आंसर आ गया है। बस स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सर दोनों में 9 है, कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, दोनों में कॉमन होता तो फैक्टर्स होते, ऐसे पीछे पीछे के नंबर्स कॉमन होने से कुछ नहीं होता। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, ये आसान सा सवाल था। अगला सवाल देख लीजिए, 4x प्लस 5 प्लस वाई बाय 4 और 4x प्लस वाई प्लस 5 अपॉन 5 डिवाइड बाय 3y प्लस 4। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके का लग रहा है कि x प्लस a और x प्लस b। इस केस में क्या होता है, x प्लस ए और x प्लस बी के केस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आता है हमारा उत्तर। क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड इंटू ए बी आता है हमारा उत्तर। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है सर, x है यहां पे 4x बाय 5। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है y बाय 4। ठीक है, और सर b की वैल्यू है यहां पे 3y बाय 4। अब कृपया करके मैथ्स के भले के लिए यहां पे x और x को कैंसिल मत करना, क्योंकि ये x की वो वैल्यू है जो हमें यहां पे प्रॉपर आइडेंटिटी में पुट करनी है। ठीक है, यहां पे हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे जो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, तो यहां होगा 4x बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे होगा y बाय 4 प्लस 3y बाय 4 एंड हो इंटू करेंगे हम, कितना इंटू करेंगे 4x बाय 5, यही होगा ना, यस सर। और a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, तो सर y बाय 4 इंटू 3y बाय 4। चलिए सॉरी, यहां आप करेंगे इसको सॉल्व, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16x स्क्वायर, 5 5 25 हो जाएगा, प्लस यहां पे देखोगे आप तो नीचे क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी आसानी से। तो ऊपर आपको मिलेगा 4y अपॉन 4 इंटू 4x अपॉन 5 इंटू कितना, इंटू 4x प्लस 5, और यहां मिलेगा 3y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर 4 से 4 कैंसिल, केवल y बचेगा। तो आपका फाइनल जवाब क्या होना चाहिए, फाइनल जवाब होगा सर 16x स्क्वायर बाय 25, दैट इज 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4x अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस y इंटू x हो जाएगा तो 4xy हो जाएगा होल डिवाइड बाय 5 प्लस यहां पे लास्ट में है 3y स्क्वायर अपॉन 16। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। क्या है जवाब आपका, 16x स्क्वायर प्लस अपॉन 25 प्लस 4xy अपॉन 5 इंटू 3y स्क्वायर अपॉन 16 आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। चलिए हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। एग्जाम्पल 12 में आपको फैक्टराइज करना है, बहुत ही आसान है। कैसे करोगे फैक्टराइज सर, फैक्टर्स कॉमन निकाल के जो भी हमारा आंसर होगा वो हम उसको बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक। चलो पहला वाला 21x क्यूब वाई क्यूब, 27x क्यूब वाई क्यूब। अब क्या होगा सर, 21 को हम लिख रहे हैं 7 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है वहां पे भी एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो कॉमन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर है, सॉरी है, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब प्लस 27 को लिख रहा हूं मैं 9 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब और वाई क्यूब, या आप चाहे तो इस एक्स क्यूब को तोड़ के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब लिख सकते हैं। अब कौन कौन कॉमन है पहले वो ढूंढ लो। सर यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी 3 एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब कॉमन है।
जो कॉमन है उसको आप क्या करेंगे सर, बाहर निकाल लेंगे, तो 3x² y³ आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा सर, यहां पे केवल 7 बचेगा, बिल्कुल ठीक, और यहां पे बचेगा 7 + 9x हो जाएगा हमारा उत्तर। कितना, 7 + 9x, या फिर आप इसको 9x + 7 भी लिख सकते हैं। प्लीज खुदा के लिए 7 और 9 को ऐड मत करना, या फिर किसी के लिए भी मैथ्स के लिए प्लीज ऐड मत करना, वरना ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये वेरिएबल के साथ है, ये बिना वेरिएबल के, दोनों में डिफरेंस है। और वेरिएबल होता भी तो भी सेम वेरिएबल होना ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। दूसरा प्रश्न देख लें, तो दूसरा सेट क्या बोल रहा है आपको, है a³ - 4a², ठीक है, +12 - 3a। चलिए क्या करेंगे अब, हम किसको किससे कॉमन लेंगे। यहां पे देखो, अगर आप इन दोनों में से 3a² कॉमन ले लेंगे, पहले थोड़ा रीअरेंज कर लो तो रीअरेंज करेंगे तो a³ - 4a² - 3a + 12, ये आपने क्या किया, ये आपने पावर के घटते क्रम में इनको अरेंज कर दिया। देखो 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, 9 पावर, ठीक है। अब आप जब कॉमन लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। यहां से आप कॉमन लेंगे a², कितना आएगा अंदर सर, a - 4 बचेगा, क्योंकि 3 यहां पे थे, 2 आपने कॉमन निकाल लिए तो 1 बचा। वहां पे 4 × a² था, आपने पूरा का पूरा a² ले लिया, केवल 4 बचेगा, इसलिए -4, ठीक है। यहां पे आप कॉमन लेंगे -3। सर अगर माइनस कॉमन नहीं लिया तो भाई साहब फिर a नेगेटिव हो जाएगा, जबकि आगे a पॉजिटिव है और हमें आगे वाले को देखते हुए चलना है। तो जब हम -3 कॉमन लेंगे तो यहां आएगा a, बाद में है प्लस, पर आपने कॉमन लिया माइनस, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ताकि जब आप इसको दोबारा चेक करें तो आपको सही दिखे कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब आपने सवाल में कुछ छेड़खानी नहीं की है। अगर आप यहाँ पे प्लस लिख देते और जब आप एक स्टेप उल्टा जाते, पीछे जाते, तो क्या देखते, -3a - 12 हो जाता, मतलब आपसे गलती हो जाती, ठीक है। तो जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन क्या हो गया, प्लस का हो गया माइनस, क्योंकि माइनस साइन हमेशा आपके साइन को पलट देता है। अब यहां पे a - 4 आ गया, दोनों से कॉमन, अंदर बचेगा a² - 3, ठीक है। इसको जरा ऐसे समझना कि एक है a² × a - 4, दूसरा है -3 × a - 4। अब जब आप a - 4 दोनों से ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, केवल a² - 3 बचेगा, वही हमने यहां पे लिख दिया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 4x² - 20x, ठीक है, +25। इसको करना है फैक्टराइज। कैसे करोगे सर? यहां पे हम शायद कुछ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ठीक, आपने सही पकड़ा है। कैसे? देखो यहां पे 2x², ठीक है, क्या होगा 2x², 4x², ठीक है। लास्ट में पहले लिख दो 25 होता है 5 का स्क्वायर। जैसे ही आपको अगाड़ी और पिछाड़ी, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर वाले मिल जाए, पक्का समझ जाना यहां पे कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है। भाई बीच वाला पार्ट भी तो इंपॉर्टेंट है, वो कौन देखेगा? तो सर कैसे देखेंगे? एक तो भाई देखो -ab होता है या फिर +2ab होता है, तो कोई भी प्रॉपर्टी में बीच में या तो -2ab होता है या तो +2ab होता है, तो मतलब माइनस है और 2 हम निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 10। तो उसको आप चेक करो पिछली और आखिरी टर्म से, क्या उनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, 2 × 5 करोगे 10 आएगा। कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। ये कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है सर a² - 2 × a × b + b²। ध्यान देना फिर से, पहले आपने क्या किया, पहले आपने पहली और आखिरी टर्म को चेक किया कि क्या वो किसी के स्क्वायर है। तो 25 था 5 का स्क्वायर, 4x² था 2x का होल स्क्वायर। फिर बीच वाले को आपने ऐसे ब्रेक किया कि ये पिछली और पहली टर्म दोनों यहां पे साथ में आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। तो 2x और 5 दोनों आ गए थे। ये आपने लिखा a² - 2ab + b² के फॉर्म में। इसका जवाब होगा कितना? इसका जवाब होगा a - b होल स्क्वायर, अर्थात इस पूरे का जवाब होगा 2x - 5 का होल स्क्वायर। क्या करना था? फैक्टराइज।
फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक्सप्रेस करना। सर लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, स्क्वायर क्या मतलब होता है सर, स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करना, तो 2x - 5 को स्वयं से मल्टीप्लाई किया, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है मतलब स्वयं से मल्टीप्लाई है, मतलब फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन में आ गए हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू समझ में आ गई? यस सर। सब जगह पे फिट होना चाहिए, खाली आगे पीछे से काम नहीं चलेगा, बीच वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट है y² बाय 9 माइनस 9। इसको भी थोड़ा सा इसको मेकअप करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये करना पड़ेगा y/3 का होल स्क्वायर। क्या लिखा आपने? y/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये किसके जैसा दिख रहा है सर? ये दिख रहा है a² माइनस b² के फॉर्म में, जो कि होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी की तरह। तो यहां पे a है पहला वाला, b है दूसरा वाला, लिख के आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो y/3 माइनस 3 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा y/3 प्लस 3। अब आपसे निवेदन है कृपया एलसीएम लेने की या फिर कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपने इसको दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में बता दिया है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा करने जाओगे तो गलती कर बैठोगे, और गलती कर बैठोगे तो जो नंबर मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे, उल्टा कैंसिल हो जाएंगे, टीचर गलती के मार्क्स काट लेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 13 में क्या करना है आपको? आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करना है। पहला है हमारा 48 स्क्वायर, उसको आप कैसे लिखते हैं सर? 48 स्क्वायर होता है, निकालना लेकिन कैसे? आइडेंटिटीज का यूज करके। तो मैं 48 स्क्वायर को लिखूंगा कितना सर? 50 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो बाहर के स्क्वायर को मैंने छेड़ा नहीं है, खाली अंदर के ब्रैकेट के वैल्यू को 50 माइनस 2 लिख दिया, जो कि है किसके जैसा? ये है a माइनस बी के स्क्वायर जैसा। तो ये हो जाएगा कितना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। यहां पे हो जाएगा ऊपर a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 2, वैल्यू करेंगे आप पुट और जवाब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 50 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है सर? 2500, बिल्कुल ठीक। 5 का स्क्वायर 25, 2 शून्य आ जाएंगे। 50 इंटू 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा सर? 200। तो माइनस 2 माइनस कितना करना पड़ेगा? 200, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा यहाँ पे कितना? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है, और प्लस करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो जब आप माइनस 200 करेंगे आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 2300, और प्लस कर देंगे जब आप 4 तो आपको मिलना चाहिए 2304 एज 48 का स्क्वायर। क्या मैंने एक्चुअली 48 को 48 से मल्टीप्लाई किया? नहीं सर, मैंने क्या किया? मैंने आइडेंटिटी का यूज किया जो कहती है कि भाई साहब a² माइनस 2ab प्लस b² होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर, और मैंने 48 को लिखा था 50 माइनस 2 के स्क्वायर के बराबर। ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज को पुट करके हमारा आंसर निकाला। आप चाहे तो 48 के स्क्वायर को निकाल के अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। प्लीज कैलकुलेटर का उपयोग न करें, ये गलत बात होती है। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 181 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको नॉर्मली करने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? पहले 181 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 19 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। काफी लंबा प्रोसेस है। अब इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज की नजर से। तो ये दिखेगा भाई साहब आपको a² माइनस b² की नजर से, जहां पे a की वैल्यू है 181 और b की वैल्यू है 19, ठीक है। अब क्या होगा? वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर को निकालेंगे, तो यहां हो जाएगा a² माइनस b² क्या होता है सर? a² माइनस b² होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a माइनस बी मतलब 181 माइनस 19 इंटू 181 प्लस 19। अब 181 इंटू माइनस 19 करो, कितना आएगा सर? 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 17 में से 1 गया 16 बचेगा, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा इनटू, जब आप इनको ऐड करेंगे आपका जवाब आएगा 200, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, तो 32400 आएगा आपका उत्तर। परंतु किंतु यदि आप वैसे सॉल्व करते तो इतना बड़ा आंसर निकालने में आपको काफी समय लग जाता। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए
ये हो गया हमारा दूसरा वाला सवाल भी सॉल्व। तीसरा सवाल देख लेते हैं, तो वो है 497 इंटू 505 इंटू कितना है, इंटू 505। कैसे सॉल्व करना है, आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो मैं 497 को लिख रहा हूं 500 प्लस -3। क्या इसमें कोई शंका, क्या लिखा मैंने लिखा 497 इज 500 प्लस -3। तो प्लस माइनस माइनस 500 में से 3 गया तो 497 बचा। और यहां पे हम लिख रहे हैं 500 प्लस 5। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम इसको एक आइडेंटिटी के साथ मैच करवा रहे हैं जिसका नाम है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जहां पे x की वैल्यू हो जाएगी 500, a की वैल्यू हो जाएगी -3, b की वैल्यू 5। सर a की वैल्यू नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। नेगेटिव को हम पॉजिटिव बना सकते हैं और नेगेटिव को सॉल्व करना भी हमें आता है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना होता है सर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के बराबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब कितना सर, ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स मतलब हो जाएगा -3 प्लस 5 इंटू 500, और यहां पे हो जाएगा -3 इंटू 5, ऐसा ही कुछ होगा। क्या किया हमने, x की जगह रखा 500, a की जगह -3, b की जगह 5, और सॉल्व करने की ओर अग्रसर। चलिए 500 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर 25, तो 2 5 और 4 जीरोस, क्योंकि 2 जीरोस थे, स्क्वायर करोगे तो 2 और आ जाएंगे। 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा। 2 इंटू 500 करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है, और वहां पे करोगे -15, 5 इंटू 3 करोगे तो 15 आएगा, माइनस साइन लगेगा तो -15। अब इनको जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा सर, ये आएगा 25100, ठीक है, उसमें से भी -15 करना है। तो 1000 में से जब आप माइनस करोगे 15 तो आपको मिलेगा 0985। तो 250985 आना चाहिए हमारा जवाब। आप एक बार इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जवाब यदि अलग आ रहा है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या किया हमने पहले 500 का स्क्वायर किया, फिर उन दोनों को सॉल्व किया और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाला है 250985। चलिए यहां पे हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर, आसान था ये सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं, 2.07 इंटू 1.93। यहां देखिए आप, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको मैं लिख रहा हूं 2.0.07, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं 2 - 0.07। करके देख लो, 2 में से जब आप 0.07 माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 1.93। क्या है ये सर, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a क्या है यहां पे सर, a है 2 और b है 0.07। बिल्कुल ठीक, कोई शंका नहीं इसमें। चलिए a की जगह पे आप रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 0.07 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और डेसिमल कितना लगेगा सर, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 1 2 3 4 जगह पे लगेगा, तो 0.1234 ऐसा कुछ आना चाहिए आपका उत्तर। 0.07 का स्क्वायर कितना होगा, 0.0049। कैसे आया, 7 का स्क्वायर 49, डेसिमल के बाद 2 प्लेस थी, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएंगी, तो 1 2 3 4। अब जब आप इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 3.99 कितना हो जाएगा माइनस करने पे सर, 3.99। यहां पे हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 10 में से 9 गया 1, 3.9951 होना चाहिए आपका उत्तर। एक बार इसको चेक कर लीजिए, यदि जवाब ठीक आ रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन करेंगे यहां पे क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। अगला सेट हमारा एग्जांपल 14। आपको वेरीफाई करना है किसको, ये आइडेंटिटी को, कि भाई एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे। तो पहले हम एलएचएस की बात कर लेते हैं। क्या दिया एलएचएस में सर, वहां पे दिया है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 30xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिख रहा है आपको सामने सामने सर, सामने सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, जहां पे a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 5y, ठीक है। वैल्यूज को पुट कीजिए। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे होगा 3 का स्क्वायर कितना, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y, और साथ में हो जाएगा प्लस 5y का होल स्क्वायर।
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में ये भी है -30xy, इसको लिखना मत भूलना, तो -30xy भी साथ में चलेगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 9x स्क्वायर, यहां पे आपको मिलेगा प्लस 5 3 15 15 2 30xy प्लस 25y स्क्वायर -30xy। कौन किससे कैंसिल हो रहा है? क्या बचेगा आपके पास लास्ट में? आपके पास लास्ट में बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। ये हो गया आपका LHS। आपका RHS है सेम, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। एंड क्योंकि LHS RHS दोनों बराबर है, LHS RHS दोनों बराबर है, आप क्या लिखोगे? हेंस वेरीफाइड। हेंस की स्पेलिंग HENCE लिखना, HENS मत लिख देना, ये मुर्गिया नहीं है। यहाँ पे हेंस वेरीफाइड का मतलब है कि हमने जो ऊपर सही सिद्ध साबित करने की चेष्टा की थी वो हमारी चेष्टा सही है, हमारा जवाब सही आया है। चलिए हेंस वेरीफाइड लिख के हम इसको करेंगे समाप्त। हेंस की स्पेलिंग सही लिखना, इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है समझ में आया? कि दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, तो किसी एक से शुरू करके दूसरे तक पहुंच जाओ तो आपका वेरिफिकेशन सफल हो जाता है। एग्जाम्पल 15 फिर से वेरीफाई करना है, तो इस बार है L11PQ प्लस 4Q स्क्वायर माइनस 11PQ माइनस 4Q स्क्वायर इक्वल टू 176PQ स्क्वायर। अब देखो यहां पे तो कुछ ज्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं है, कहां पे है सर? इस तरफ थोड़ा ज्यादा है तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 11PQ और b की वैल्यू है 4PQ, ठीक है। चलिए वैल्यूज को पुट कीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कितना? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे लिखना मत भूलना। तो LHS में हम क्या कर रहे हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज को पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। a की जगह आएगा 11PQ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 11PQ इंटू 4Q, ठीक है, प्लस 4Q का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे आप यहां पे, तो माइनस आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? माइनस करने में मिलेगा 11PQ का स्क्वायर सेम एज द अर्लियर वन, ठीक है। खाली बीच में माइनस साइन है इसलिए बीच वाली वैल्यू चेंज हो गई कि माइनस 2 इंटू 11PQ इंटू 4Q प्लस 4Q का होल स्क्वायर। अब मैं जानबूझ के इस 11PQ स्क्वायर को नहीं करूंगा कुछ, क्योंकि मुझे पता है ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेहनत क्यों करूं जब कैंसिल ही होना है तो, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? एज इट इज लिख दिया 11PQ स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया 11 दूनी हो गया 22, 22 इंटू 4 करोगे आएगा कितना? 88, तो 88PQ स्क्वायर प्लस 4Q का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन बाहर से जाएगा अंदर, तो 11 वाले को कर देगा नेगेटिव, तो 11PQ स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, कितना हो जाएगा? 88P इंटू Q, 2 बार है इसलिए Q का हो गया स्क्वायर, और लास्ट वाला प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो 4Q का होल स्क्वायर। क्या कोई किसी से कैंसिल हो रहा है? यस सर। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल, सेम ही है, स्क्वायर भी सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है, और ये वाला इससे कैंसिल। आप चाहे तो स्क्वायर करके लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, बात बराबर ही पड़ेगी। बाकी दोनों बचे हुए जो एक्सप्रेशन है 88 प्लस 88 हो जाएगा 176, क्योंकि इनके वेरिएबल पार्ट सेम है और ये लाइक टर्म्स है, तो हमारा LHS पूरा सिंप्लीफाई होकर रह गया 176, PQ स्क्वायर RHS भी वही है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? 176PQ स्क्वायर एज अवर आंसर। और क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS हम क्या लिखेंगे कि मुर्गियां सही साबित हो गई, मतलब हेंस प्रूव्ड या फिर हेंस वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल था आसान, ज्यादा कुछ मेहनत थी नहीं, चीजें अपने आप कैंसिल हो गई, आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल गया है। चलिए बस खाली आइडेंटिटी को ढंग से इस्तेमाल करना है, वो बात ध्यान रखें, उसको अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा। एग्जाम्पल 16, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या बोला है? एरिया कितना है? एरिया है भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ कितनी है? लेंथ है x प्लस 9y। आपको क्या बताना है? आपको विड्थ बतानी है, आपको ब्रेथ बतानी है, कितनी होगी। कैसे बताएंगे? सर एरिया का फॉर्मूला होता है
एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अगर आपको ब्रेथ पता लगानी है तो आपको एरिया और लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज एरिया की वैल्यू सर, एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y², ठीक है। कितना? 27y²। चलिए, और यहां पे है x प्लस 9y। अब आप क्या करेंगे सर, हमें इनको इस जो ऊपर वाली टर्म है उसको थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, उसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हम फैक्टर्स निकाल के आसानी से सवाल का जवाब निकाल पाए, ठीक है। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे वो सोचो सर। इसमें देखने के लिए हम ये देखेंगे कि पहला और लास्ट टर्म क्या है, 27 है। तो कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड करने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 27 आए, ठीक है। क्या करना है आपको? आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको ऐड करने पे कितना आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 12 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 27। तो क्या करोगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिखा हमने 9xy और साथ में लिखा 3xy प्लस 27y² होना चाहिए हमारा जवाब, ठीक है। चलिए, क्या किया आपने? आपने 12y को ब्रेक कर 12xy को ब्रेक कर दिया 9 और 3 के फॉर्म में, क्योंकि ऐड करने पे आ रहा है 12, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 27। दोनों चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई साहब ये तीनों साथ में है, तो अगर किसी एक को आप फोड़ोगे तो बाकी दोनों से पूछना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो चलिए, अब क्या होगा सर, जो इधर के टर्म से वहां से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो अंदर कितना बचेगा? तो जब आप x कॉमन लेंगे पहले दोनों से, अंदर बचेगा x प्लस 9y, ठीक है। यस सर। जब आप दूसरे दोनों से कॉमन लेंगे कितना? 3y, तो अंदर बचेगा x प्लस 9y। सर ये समझ नहीं आया, यहां देखो एक्स स्क्वायर और 9xy, ठीक है। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? सर एक्स स्क्वायर होता है x इंटू एक्स। व्हाट इज 9xy? सर 9 इंटू एक्स इंटू वाई। क्या कॉमन है दोनों में? सर x कॉमन है तो आपने बाहर ले लिया, कितना बचेगा? x प्लस 9y। यस सर। दूसरा वाला जो था आपका उसमें था 3xy और 27 को भी लिख सकते हैं आप 9 3xy, केवल y² तो y इंटू वाई। तो यहां पे 3 कॉमन और y कॉमन, जब आप 3y कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा? x प्लस 9y। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। इसको भी डिवाइड करेंगे किससे? x प्लस 9y से डिवाइड, जैसा कि हमने पहले से करते आ रहे हैं। अब क्या होगा? सॉरी, अब क्या होगा? अब होगा ये कि x प्लस 9y आ जाएगा दोनों में से कॉमन, ठीक है। तो जब आप x प्लस 9y कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा? सर यहां पे केवल x बच जाएगा, यहां केवल 3y बच जाएगा। तो नीचे जवाब क्या आएगा? सर वो आ जाएगा x प्लस 9y। आप इन दोनों को ले लेंगे, यहां पे x प्लस 9y एक जैसे हैं तो कैंसिल, आपका जवाब आएगा x प्लस 3y। और ये क्या थी? ये आपकी ब्रेथ थी x प्लस 3y। तो डिवाइड करते समय आपने क्या किया? आपने डिवाइड करते समय आपके न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया ताकि आप डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल कर सके और अपना जवाब निकाल पाए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। आसान था ये? जी सर। आप चाहें तो एक बार कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीन हम क्लियर कर रहे हैं। आई एम काउंटिंग फॉर 2 1 2। खाली एक चीज तो ध्यान रखनी है, वो है यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसे करना है, कैसे कॉमन लेना है, किसको कहां ब्रेक करना है। अगर ये ट्रिक आप समझ जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, स्क्रीन यहां पे हो जाती है क्लियर। हम मूव करेंगे एग्जांपल नंबर 17 की तरफ। आपको डिवाइड करना है किसको? 15 इंटू वाई प्लस 3 और वाई स्क्वायर माइनस 16। तो आप कर रहे हैं 15 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइड बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 16, और ये डिवाइड हो रहा है किससे? 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 से। अब बिना फैक्टराइज किए आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपका डिवीजन इनकम्प्लीट होगा। तो अगर आप चाहें तो पहले 5 और ये 15 कैंसिल करके 3 लिख दीजिए। अब क्या बचा? सर अब बचेगा 3 इंटू वाई प्लस 3, तो एज इट इज यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। व्हाट इज 16? 4 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, वाई स्क्वायर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? सर 12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे केवल y मतलब केवल 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 1, ढूंढो। सर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 करेंगे तो हमारा जवाब आएगा क्या?
चेक करो, 4y माइनस 3y करोगे तो पॉजिटिव y आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नेगेटिव y। तो आप क्या करोगे यहां पे, आप यहां पे करोगे -4 और +3। ठीक है, तो खाली नंबर्स पता लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन भी चेक करना है यहां पे आपको। ठीक है, तो 3 इंटू वाई प्लस 3, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका यूज करके हमने इसको फर्दर फैक्टराइज कर दिया है। अब खाली हमें न्यूमरेटर का ध्यान, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है। तो यहां पे आप लेंगे y कॉमन, आपको मिलेगा y माइनस 4। ठीक है, यहां पे आप लेंगे +3 कॉमन, तो आपको मिलेगा y माइनस 4। सर मैं यहाँ पे -3 कॉमन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि +3 पॉजिटिव है। आप अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये -y हो जाएगा, जो कि यहां से मैच नहीं खाएगा। अभी देखो दोनों मैच हो रहे हैं तो एक जैसे लगे ना, अच्छे मैचिंग मैचिंग हो रहा है ना, तो मैचिंग करोगे तो अच्छा लगेगा। कुछ वियर्ड चीजें आएंगी तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो ऊपर है 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 और लास्ट में है y प्लस 4। नीचे आप दोनों टर्म में से देखो, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये ध्यान रखना। ठीक है, टर्म वाइज चेक करते हो आप। तो यहां पे ये एक पूरा टर्म है और ये दूसरा टर्म है, दोनों में से y माइनस 4 लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, सर y माइनस 4 गायब हो गया तो केवल y बचेगा और यहां पे केवल +3 बचेगा। अब कौन किससे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए ताकि आपका सवाल हो जाए समाप्त। सर यहां पे y माइनस 4 कैंसिल, y प्लस 3 कैंसिल, तो आपका फाइनल जवाब आएगा 3 इंटू वाई प्लस 4। क्या होगा, 3 इंटू वाई प्लस 4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। डिवीजन आसान होता है यदि आप फैक्टराइज में अच्छे होंगे, यदि फैक्टराइज करने में गलती करेंगे तो फिर डिवीजन में फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो फैक्टराइज अच्छा करने के लिए क्या करें, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लें यदि अब तक नहीं की है तो। सर कैसे करेंगे, हम हेल्प करेंगे आपकी, हमारे पास हमारे सेशंस रेडी हैं, आप जाके देख सकते हैं कभी भी। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। एग्जाम्पल 18 है हमारा, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी आपको एवेल्युएट करना है किसको, कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है 5। अच्छा एक बात बताओ, शुरू कहां से करेंगे? सर इसको तो पता लगाना है, तो जो पता है उससे ही शुरू करना पड़ेगा। तो x अपॉन 1/x की वैल्यू है 5। कहां तक जाना है सर? स्क्वायर तक जाना है, तो कर लो स्क्वायर। तो मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और 1 प्लस एक्स का भी स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर करे बिना तो स्क्वायर नहीं आएगा, और गणित का नियम क्या है कि आप दोनों तरफ सेम चीज कर सकते हैं। तो अगर यहां पे स्क्वायर कर रहे हैं तो वहां पे भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उस तरफ होगा 5 का स्क्वायर 25। चलिए यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो x और x कैंसिल, केवल 2 बचेगा। ठीक है, और यहां पे बचेगा केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपको चाहिए केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो बचा हुआ 2 है इसको क्या करोगे सर, इसको बोल दोगे भाई साहब आप उस तरफ चले जाओ, आपके दोस्त वहीं पे है। तो यहां कर रहा था प्लस, साइड चेंज करेगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका जवाब? आपका जवाब हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23। और यही हमें फाइंड करना था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पता लगाना था। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और रुक करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब एग्जाम्पल क्रमांक 19 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 16 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आप चाहे तो 38 का स्क्वायर निकाल के और 22 का स्क्वायर निकाल के फिर उनको माइनस करके डिवाइड बाय 16 करके आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पर क्या इतनी मेहनत करनी चाहिए? क्या हम कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं? सर जो न्यूमरेटर है वो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, जहां पे ए हो जाएगा 38 और बी हो जाएगा 22, बिल्कुल ठीक। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन रूप। चलिए अब यहां पे आप लिखेंगे 38 माइनस 22, जो कि हो गया a माइनस बी इंटू 38 प्लस 22। तो इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करने पे इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही आंसर आएगा। अब 38 में से यदि 22 आएगा तो कितना बचेगा सर? 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो 16। और यहां पे 38 और 22 जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 3 2 5 1 6।
ठीक है, यस सर। अब सीधे सीधे यहाँ पे 16 और 16 हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका जवाब आ गया 60। कहां आपको पहले 38 का स्क्वायर, फिर 22 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर डिवाइड करना था, और कहां यहां पे आपका चंद सेकंड्स में आंसर आ गया, कोई समस्या नहीं आई। चलिए, ये सवाल हो गया हमारा 100। सवाल क्रमांक 19, आसान सा सवाल, जल्दी से जवाब निकल गया। सवाल क्रमांक 20 देख लेते। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 10,000 x इज इक्वल टू 998 स्क्वायर 9982 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो 10,000 x तो है इस तरफ, इसको आप कुछ नहीं कर सकते इतना ज्यादा। ठीक है, यहां पे आपके पास है, अगर मैं इसको किसी के रूप में देखूं तो यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप, जो कि होता है कितना, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर, जहां पे a होगा 9982 और b हो जाएगा कितना, b हो जाएगा 18। चलिए, अब हम क्या इसको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 9982 माइनस 18 होगा एक जगह, दूसरी जगह होगा 9982 प्लस 18। ठीक है, यस सर। तो यहां आ गया 10,000 x और यहां आ गया कितना, सो 9982 माइनस 18 करोगे तो आएगा 9964 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, और 7 में से 1 गया 6 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने पे आएगा कितना, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 10,000। ठीक है, अब दोनों जगह पे 10,000 है, तो क्या मैं उनको कैंसिल कर सकता हूं? जी हां सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 10,000 ये 10,000 कैंसिल, क्या बचा, x इज इक्वल टू 9964 बचा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अगर आप असल में करते मतलब पूरे मेथड से, तो पहले आपको 9982 का स्क्वायर निकालना पड़ता 2 दिन, फिर 18 का स्क्वायर आधा दिन, फिर दोनों को माइनस करते आधा दिन, उसके बाद फिर 1000 से 10,000 से डिवाइड करते, तब आपका आंसर आता। काफी लंबा प्रोसेस, यहां पे आपने केवल चंद सेकंड्स में आपका सवाल सॉल्व कर दिया है। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, और जैसा कि मुझे याद है यहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके खत्म, परंतु किंतु आपके लिए पढ़ाई करने के मौके अब खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है। मतलब अब आप इस वेबसाइट पे किसी भी क्लास का कोई भी एजुकेशनल कंटेंट जो कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बनाया है, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो भी क्लास की चीजें आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए, वो टैब खुलेगा, आपको उस टैब के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या सेशंस हमने बनाए हैं उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको जिस भी क्लास का जो भी सेशन पढ़ना है, आप उसके टैब पे क्लिक करें, और आपको कुछ इस तरीके से सेशन वाइज पूरी चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, जहां पे आप अलग अलग चैप्टर्स में क्या टॉपिक्स, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी चैप्टर के टैब पे क्लिक करते हैं, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेशंस बने हैं, कितना उनका ड्यूरेशन है, ये सब आपको पता चल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां जैसा कि आपको वॉच नाउ का बटन दिख रहा है, उसके टैब पे क्लिक कीजिए, एंड हूबहू यूट्यूब जैसा यहाँ पे भी आपको हमारे वीडियोस मिल जाते हैं। बल्कि यहाँ तो कोई एडवांटेज है कि यहाँ ना एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ना कोई डिस्ट्रैक्शंस, इन्फॉर्मल नोटिफिकेशंस या मैसेज या एनीथिंग। आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह आपके लिए डिजाइन किया है, जहाँ पे आपको इजीली सारा कंटेंट मिल जाएगा एक ही जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको और ज्यादा वीडियोस देखने उस टॉपिक के, तो मोर वीडियोस पे टैप कर सकते हैं। आपको एक टॉपिक खत्म करने के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो पे टैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे एक्सपीरियंस को एकदम स्मूथ बनाने का प्रयास किया है हमने इस वेबसाइट के थ्रू। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। हमने सेशन में क्या देखा बेसिकली, तो हमने सेशन में हमारी यूनिट 7 जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, उसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया एंड एग्जांपल्स को सॉल्व किया, ताकि हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हमसे पूछे जाएंगे। अगले सेशन में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जहां पे हम एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क, सारे एग्जाम्पल्स को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना है, एंड यस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि नॉलेज जितना स्प्रेड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके फ्रेंड्स भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनसे कुछ पूछोगे, तो ऐसे ज्ञान का संचार होते रहेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।